गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ 11th सीबीएसई ऑब्लिक आईएससी। ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 आप लोगों के सामने मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स थे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले आयोटा से स्टार्ट किया, आयोटा की सारी एप्लीकेशन बताई, आई की सारी प्रॉपर्टीज, आई के 4 रूट्स होते हैं, आयोटा के 4 रूट्स होते हैं। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म a प्लस IB पे आए, किसको प्योरली रियल कहते हैं, किसको प्योरली इमेजिनरी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, सब हमने आपको करा दिया। कैसे a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये भी हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज थोड़ा सा हम लोग लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस देखेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जिनके अनरियल रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोग जो है जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोग अलजेब्रा में ही पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में अलजेब्रा में देखिए स्टूडेंट एक है कि लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब ये लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या होती है स्टूडेंट, हम लोग इसको समझेंगे। लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, सॉरी, लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी का लॉ क्या है, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी का क्या नियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ इक्वालिटी किसको कह रहे हैं भैया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एक ले लें x1 प्लस iy1, दूसरा ले लें x2 प्लस iy2, और बीच में कहीं ना कहीं इक्वालिटी वर्ड आ रहा है, यानी इक्वल जरूर किया गया है। तो ये जो लॉ ऑफ इक्वालिटी जो है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है स्टूडेंट। इफ Z1 and Z2 are 2 complex numbers, अगर Z1 और Z2 जो है 2 complex numbers हम लोग ले रहे हैं, if Z1 and Z2 are 2 complex numbers such that इस तरह से कि Z1 equal to x1 plus iy1 and Z2 equal to x2 plus iy2। अगर हम लोग इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट ले रहे हैं, Z1 हम ले रहे हैं x1 plus iy1, Z2 ले रहे हैं x2 plus iy2। If such that are 2 complex numbers such that Z1 equal to x1 plus iy1, Z2 equal to x2 plus iy2, ये implies कर रहा है कि अगर Z1 equal to Z2 है तो स्टूडेंट देखिए ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, मींस अगर हम कह रहे हैं कि x1 plus iy1 equal to x2 plus iy2 है, तो स्टूडेंट ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों एक दूसरे के तभी बराबर होंगे, केवल तभी बराबर होंगे जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो। इसका मतलब कि ReZ1 ReZ2 के बराबर हो, ऑल्सो IMZ1 IMZ2 के बराबर हो। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 एंड y1 मस्ट बी इक्वल टू y2। मतलब ये चीज आपकी फॉलो करनी चाहिए। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर कहे जाएंगे Z1 इक्वल टू Z2, Z1 इक्वल टू Z2, Z1 x1 प्लस iy1 है इक्वल टू x2 प्लस iy2, x1 प्लस iy1 इक्वल टू x2 प्लस iy2। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो वो तभी इक्वल होंगे जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो, x1 इक्वल टू x2, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, y1 इक्वल टू y2। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या लेना देना, इससे ये लेना देना है कि कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब आपके अलजेब्रा में आप जाएंगे तो वहां पे x y की वैल्यू पूछता है x और y की वैल्यू बताओ, और बहुत लंबा चौड़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और इक्वल टू कुछ दिया रहेगा। तो आप पहले क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जनरल फॉर्म a प्लस IB में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो x y के जो वेरिएबल है वो लेते चलते हैं, और इक्वल के इधर जो दिया हुआ है RHS में उसको भी लेते हुए चलते हैं, और फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के इक्वल कर देते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, वहां से x y वेरिएबल्स की वैल्यू निकल जाती है 2 इक्वेशन बना के। इसका ये रोल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट अगला जो टॉपिक आया है यहां पे, सॉल्विंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्विंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज डिस्क्रिमिनेंट, जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी जो है वो लेस देन 0 है। अभी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट? आपको पता होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका जो है एक जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम कहते हैं स्टूडेंट कि फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स आप फाइंड करिए, तो आप जानते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये स्टूडेंट आपका जो है ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और सबको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको कि हम लोग श्रीधराचार्यास फॉर्मूला कहते हैं, श्रीधराचार्यास फॉर्मूला, ये श्रीधराचार्यास फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम लोग को रूट्स निकालने होते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। होते तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी, और कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यू ऑफ मेथड भी होता है, ग्राफ मेथड भी होता है। लेकिन हम लोग जो सबसे सुटेबल पड़ता है, हम लोग इसके अगर रूट्स निकालने हैं तो हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, उससे निकाल सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो आप ए निकाल लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है वो निकाल लीजिए, और सी कांस्टेंट टर्म है वो निकाल लीजिए। और इस ए बी सी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो प्लस माइनस, फाइनली आगे चल के एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं, फाइनली एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा? इस पे हम लोग देख लेते हैं भैया। और ये ऐसे क्वाड्रेटिक स्टूडेंट, ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। अब आप सोच रहे हो डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट जो है स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट वो है जो रूट के अंदर देखिए पाया गया है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को पहले याद कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। फिर से माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। और वो डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट, ये पूरा पार्ट जो डिस्क्रिमिनेंट है अंदर वाला, जो रूट के अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो पूरा है, इसको डी कह रहे हैं, वो डी बताओ 0 से छोटा यानी नेगेटिव होगा, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तभी तो वो आई पे आएगा, तभी तो हम लोग आई की फॉर्म में आंसर निकालेंगे। तभी तो यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज आपको दी हुई है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज आपको दी होगी, एनसीईआरटी की आपकी थर्ड एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, पूरी थर्ड एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है। और आईसीएससी में भी आपको जो है, आईएससी में भी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, तो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आपसे कहा गया सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं कह रहा हूँ कि आपको सॉल्व करके दिखाइए। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है। चलिए, सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम लोग इसको कंपेयरिंग करें तो बताइए आपका a क्या होगा? इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, a1 b भी 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, c भी 1, a b c आपका निकल गया। अब फाइनली देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करके आपको निकाल ले रहे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंस x इक्वल टू आपका फॉर्मूला आपके पास है ही, इसी फॉर्मूले में हम लोग को सेट करना है, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में रखते हैं। माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 4ac 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2a 2 into 1 x इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 आपका रूट माइनस 3 हो गया अपॉन 2।
देखिए हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, दो आंसर सब आपके एकदम इजीली आ चुके हैं और आपका आंसर भी आ गया। चलिए इसको हम लोग स्टूडेंट -1 प्लस माइनस इसको √3i कह सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा दो रूट्स हो गया -1 प्लस √3i/2 एंड दो हो गया x इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। तो दिस इज बोथ आर योर आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में। चलिए तो होमवर्क भी आप लोग नोट करते जाइएगा, प्रोसीड करते जाइएगा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको एक ये पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, तो आप इससे भी आगे प्रोसीड कर जाएंगे। अगला टॉपिक स्टूडेंट, हम लोग एकदम न्यू टॉपिक पे आ रहे हैं, एकदम न्यू टॉपिक पे, जिसका नाम है हाउ टू फाइंड, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसका हम लोग मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। अच्छा मॉड्यूलस के बारे में सब जानते होंगे कि मॉड लगता है भाई, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप जानते हैं z पे अगर मॉड लगा देंगे, मॉड, देखिए जैसे हम लोग z के ऊपर, z के बगल में दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये हो जाता है आपका मॉड्यूलस। इसी को मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, और इसी को आप एक और वर्ड कह सकते हैं, इसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। मतलब ये तीन नाम है इसके स्टूडेंट, कि mod z is said to be modulus of complex number और magnitude of complex number और absolute value। ये कैसे निकाला जाता है, ये होता क्या चीज है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए ये जो मॉड्यूलस वर्ड है, मैग्नीट्यूड वर्ड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, लंबाई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की लंबाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की लंबाई लेंथ। ये जो मॉडुलस है स्टूडेंट, मॉडुलस वर्ड, मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू, इन तीनों का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको लेंथ निकालनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैसे निकलेगी यार, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, उसकी लेंथ कैसे हो गई, मार्कर है, मार्कर की लेंथ निकालनी है, स्केल से नाप लो। कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैसे आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक आपको x प्लस आई वाई के रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ये जो z इक्वल टू हम लोग x प्लस आई वाई लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो स्टूडेंट x प्लस आई वाई हम लोगों ने लिखा है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप। अब आप कहेंगे बीजगणितीय रूप क्या होता है, मतलब ये जो स्टूडेंट हम लोग x प्लस आई वाई लिखते हैं ना, ये एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रिक फॉर्म है। एल्जेब्रा जैसे आप लिखते हैं 2 प्लस 3 आई, 3 प्लस 4 आई, 3 माइनस 4 आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म है। मतलब ये जोड़ने, घटाने, a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कभी रहेगा, कभी डिनोमिनेटर में रहेगा, प्लस माइनस करने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने, एडिटिव इनवर्स निकालने, इसके काम आता है। इसका अब आप एक नया रूप देखने जा रहे हैं, मालूम है, इसी को स्टूडेंट हम लोग और करके z x, y एक fx के रूप में भी लिख सकते हैं, fx के रूप में। अब आप कहेंगे कि भैया ये z तो हमारा सही है, लेकिन ये x, y कहां पर आया। देखिए स्टूडेंट, इसका जो रियल पार्ट था, रियल पार्ट, वो रियल पार्ट देखिए आके एब्सिसा बन गया, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट, वो जाके ऑर्डिनेट बन गया, ऑर्डिनेट। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर उठाया जाए और इमेजिनरी पार्ट उठाया जाए, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट,
मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको रियल पार्ट उठाना है, रियल पार्ट यानी x, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो i का कोफिशिएंट है वो उठाना है। उन दोनों को अगर कॉमा से, उसको उन दोनों को अगर हम लोग कॉमा से एक ब्रैकेट में लिख दें तो उसको हम लोग fx कहते हैं। fx का मतलब बिंदु, बिंदु का मतलब डॉट। अरे यार डॉट मतलब आप ज्योमेट्री में घुस गए, ज्योमेट्री में आ गए, आप ज्योमेट्री में एंट्री कर गए। बाप रे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आप अलजेब्रा में पढ़ रहे थे लेकिन अब आप उसको ज्योमेट्री में ले गए हैं, ज्योमेट्री में आ गए। ज्योमेट्री में आ गए का मतलब आप एक्स वाई प्लेन की तरफ जा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की तरफ, एक्स वाई प्लेन। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमने अब आपके सामने एक जो है प्लेन बनाया, प्लेन। देखिए ये मैं आपके सामने स्टूडेंट एक प्लेन बना रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप कहेंगे भैया कि ये प्लेन तो हम आज से थोड़ी ना देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका नाम कार्टेशियन प्लेन है। नहीं, इसका नाम कार्टेशियन प्लेन से अब कन्वर्ट हो गया, नया नाम आर्गेंट प्लेन आ गया। मतलब अब ये आपके सामने स्टूडेंट आर्गेंट प्लेन चालू हो गया, आर्गेंट प्लेन। अब आप कहेंगे आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आपको मालूम है कि एक्स वाई जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन लेते थे, कार्टेशियन प्लेन जब हम लोग लेते थे स्टूडेंट, जिसको कि हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते थे, जिसको और करके हम लोग 2D प्लेन कहते थे। याद करिए क्लास 9-10 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, 2D प्लेन। उसमें क्या होता था स्टूडेंट की एक्स एक्सिस भी हमारी रियल होती थी, वाई एक्सिस भी हमारी रियल होती थी। मतलब हमारा रियल टू रियल चलता था, मतलब रियल टू रियल। लेकिन अब यहां पर स्टूडेंट एक्स एक्सिस हमारा जो है वो रियल एक्सिस का काम करेगा, यानी आर जेड का काम करेगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस जो है स्टूडेंट हमारा रियल एक्सिस आर जेड का काम करेगा। लेकिन जो ये वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है ये स्टूडेंट इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस यानी आई एम जेड का काम करेगा, आई एम जेड। अब देखिए बदल गया, वहां पे जो हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे स्टूडेंट, वहां पे ये जो एक्स एक्सिस थी और ये जो वाई एक्सिस थी, ये भी रियल थी और ये भी रियल थी, रियल टू रियल चल रहा था। यानी 9-10 में हम लोग रियल टू रियल चलते थे, तो उस रियल टू रियल का नाम था कार्टेशियन प्लेन, 2D प्लेन, एक्स वाई प्लेन। लेकिन अब एक नया प्लेन आ रहा है जिसमें एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्सिस का काम करेगा, यानी रियल पार्ट के लिए ये एक्सिस है, और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी पार्ट का काम करेगा। तो जिस प्लेन में एक्स एक्सिस रियल एक्सिस का काम करता है और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस का काम करता है, उस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन। हो गई डेफिनेशन। Argand plane is that plane in which x-axis act as real axis and y-axis act as imaginary axis. इसी में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कि एक बिंदु के रूप में कह रहे हैं, इस बिंदु के रूप में जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर में नाम होता है fx, बिंदु नहीं कहते, बिंदु यानी पॉइंट वो कहते हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग कोई भी पॉइंट ऐसे लोकेट करते थे तो उसको हम लोग कहते थे पॉइंट, px, y, बिंदु कहते थे। लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम पड़ गया fx। क्यों? क्योंकि प्लेन का नाम भी तो बदला। कार्टेशियन प्लेन, 2D प्लेन, xy प्लेन, उसमें x एक्सिस भी रियल, y एक्सिस भी रियल, तो जो बिंदु दिखाएंगे उसको पॉइंट कहेंगे। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में x एक्सिस रियल एक्सिस, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसको पॉइंट तोड़ने कहेंगे, उसको एफएक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन का नाम भी तो बदल गया है और वो भी सारी चीजें काल्पनिक चल रही हैं। तो काल्पनिक यानी कल्पना से परे है, इसलिए उसके नेम भी चेंज होने चाहिए, जो दिखता नहीं है, तो इसलिए इसका नाम एफएक्स पड़ जाता है। तो चलिए इस एफएक्स को स्टूडेंट अगर हमको इस पे दिखाना है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा, अब आपको पता चलेगा कि ये x प्लस आई वाई, देखिएगा स्टूडेंट इसको लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स हम लोग कैसे कह रहे हैं। देखिए मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा
कि हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया, ये गिवन है मान लो, और इसमें हम मान लेते हैं कि x हमारा 0 से बड़ा है, y ग्रेटर 0 से बड़ा है, तो ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। एकदम सही है, इसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बताइए x अगर 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक x हमारा यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक हमारा y है। तो आप बताइए इसको जब हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, इसको प्लॉट करेंगे, डॉट 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 करते हुए, ऐसे डॉट डॉट करते हुए दिखाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो पॉइंट आया। चलिए यहाँ पर जो पॉइंट आया है उसका नाम जेड एक्स कॉमा वाई है। इस जेड एक्स कॉमा वाई को अगर हम थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट मान ले रहे हैं, पी, और उसको हम ओरिजिन से मिला दे रहे हैं। चलिए तो ये हमने इसको ओपी कर दिया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने इसको प्लॉट किया, प्लॉटिंग आपको आती है। ये z हमको x प्लस आई वाई दिया था, x प्लस आई वाई में x 0 से बड़ा पॉजिटिव था, y भी 0 से बड़ा पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y, x ये y ये भी तो y है, बिल्कुल y है। तो हमने यहाँ पर इसको पॉइंट के fx के रूप में दिखा दिया। उस fx को p मान रहे हैं, उसको ओरिजिन से मिला दिए। तो स्टूडेंट अब आपको पता चलेगा कि ये जो OP है, OP की लंबाई, ये OP की जो लंबाई है, इसी को और करके OP वेक्टर का मॉड भी कह सकते हैं। आपको सर ने पढ़ाया होगा, फिजिक्स वाले सर ने, कि वेक्टर का जब भी मॉड लेते हैं तो वो उसकी लेंथ हो जाती है, वो स्केलर हो जाता है। इसी को मॉड OP भी कह सकते हैं, इसी को आप मॉड Z भी कह सकते हैं, इसी को स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे आप OP की लंबाई बोलिए, चाहे मॉड OP वेक्टर कहिए, इसको आप यहाँ से वेक्टर भी लगा सकते हैं, मॉड OP वेक्टर कहिए, चाहे मॉड Z कहिए, चाहे r कहिए, सबका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हम लोगों को फाइंड करना था, मतलब इस मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। जब हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो हम लोगों का बेस तैयार है, परपेंडिकुलर भी तैयार है, 90 डिग्री है, बेस परपेंडिकुलर पता है। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका मतलब ये हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, आ गया। तो इन सबको निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मॉडुलस निकालने का, यानी अब हमारे पास मॉड जेड का फॉर्मूला हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना आसान था बेटा। इसको हम लोग और करके मॉड जेड इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, आर ई जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर। समझ में आया? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकल गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपने जनरल फॉर्म में लेकिन होना चाहिए, याद ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले अपने जनरल फॉर्म x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका मॉडुलस निकलेगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, रेशनलाइज वगैरह करके उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ले लो, उसके बाद मॉडुलस निकाल लो। चलिए अब मैं इसका ये अब आपको हमने पूरा क्लियरली बता दिया है। यही आपकी जो है, इसी को स्मॉल r भी कहेंगे, इसी को मॉड जेड कहेंगे, सब कहेंगे, OP की लेंथ भी कहेंगे। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब हम आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी ले लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 माइनस 4i। इसका आपको मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस सिंपल सॉल्यूशन देखिए, मॉड जेड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको और करके हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कहेंगे। चलिए अब बताइए, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। दिस इज योर आंसर। एकदम सिंपल, देखिए आपका निकल गया।
यही था क्या? अरे इतना आसान, बाप रे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट। आपसे कहते हैं कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसका मॉड्यूलस निकालिएगा। डर लग रहा है ना? नहीं, चलिए देखिए, सिंस z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, a प्लस आई भी के जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई से डिवाइड, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई अपॉन 1 प्लस 1 हो गया स्टूडेंट। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कट गई, 2i अपॉन 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 0 प्लस आई, देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा तैयार। अब इसका स्टूडेंट मॉड z निकालना है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट आपका 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, ये आपका 1 यूनिट आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच। वेट फॉर लेक्चर 4, वहां से आप लोग एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वहां से पोलर फॉर्म की तरफ आगे निकल जाएंगे।